सम्राट चौधरी की पगड़ी की काफी चर्चा हो रही है, कुछ हद तक वैसे ही जैसे पहले अरविंद केजरीवाल के मफलर की होती रही है। हालांकि दोनों मामलों में काफी फर्क है। पगड़ी और मफलर धारण करने की दोनों नेताओं की परिस्थितियां भी अलग हैं। बीजेपी के हिसाब से देखें तो बिहार और दिल्ली की राजनीति में कुछ कॉमन बातें भी हैं। दिल्ली और बिहार दोनों ही राज्यों में पिछले 2 बार से एक ही साल विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। दिल्ली में साल की शुरुआत में और बिहार में साल के आखिर में। और एक खास बात यह भी है कि दोनों ही राज्यों में बीजेपी की चुनौतियां मिलती जुलती भी हैं। बीजेपी के पास ना तो बिहार में अब तक नीतीश कुमार का विकल्प मिल सका है और ना ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का। दोनों ही राज्यों में बीजेपी अलग अलग नेताओं को बारी बारी से आजमाती रही है, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है। लेकिन लगता है कि बिहार में बीजेपी की तलाश खत्म होने वाली है, क्योंकि सम्राट चौधरी के रूप में बीजेपी को एक ऐसा नेता मिला है जो तमाम अनिवार्य अहर्ताएं करीब करीब पूरी कर रहा है। बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि उसके पास सम्राट चौधरी को ठोक बजाकर परखने का पूरा मौका भी मिला है। अगला विधानसभा चुनाव होने तक 1.5 साल से ज्यादा का वक्त बचा हुआ है। ज्यादा दिन नहीं हुए जब सम्राट चौधरी को बिहार बीजेपी की कमान सौंपी गई थी। डॉक्टर संजय जायसवाल से जिम्मेदारी लेने के बाद सम्राट चौधरी धीरे धीरे अपना रंग भी दिखाने लगे। अब रंग जमाने का भी मौका मिल गया है। सम्राट चौधरी की पगड़ी की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उनका कहना था कि वो नीतीश कुमार की सरकार गिराने के बाद ही पगड़ी उतारेंगे। देखा जाए तो सम्राट चौधरी ने आधा संकल्प तो पूरा कर ही लिया है। नीतीश कुमार की जो सरकार थी उसे तो गिरा ही दिया। बेशक नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है, लेकिन पहले की तरह ताकतवर अब वो रहे नहीं। वैसे सम्राट चौधरी फिर से नीतीश कुमार के साथ गठबंधन के खिलाफ थे, लेकिन बीजेपी आलाकमान को राजनीति का यही दांव पसंद आ रहा था, लिहाजा बात मान ली। कम से कम इस मामले में तो सम्राट चौधरी का हाल भी नीतीश कुमार जैसा ही रहा होगा। बात मान लेने के अलावा कोई और चारा ही नहीं बचा होगा। रही बात पगड़ी की, तो उसे लेकर भी सम्राट चौधरी ने अपनी बात बता दी है। ये सवाल तो उठा ही कि सम्राट चौधरी ने पगड़ी उतारने की बात कही थी और नीतीश कुमार के साथ डिप्टी सीएम पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए भी पगड़ी धारण किए हुए थे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पगड़ी वाली कसम को लेकर कहा है, बीजेपी मेरी दूसरी माँ है। जब मेरी माँ चली गई तो मैंने पगड़ी बांधी थी। आज अगर दूसरी माँ के सम्मान के लिए मुझे अयोध्या जाकर सिर मुड़वाना पड़े तो मुझे मंजूर है। अयोध्या में पगड़ी खोलेंगे, भगवान श्री राम के चरणों में सिर मुड़वाएंगे। बिहार की राजनीति में जाति समीकरण कितने हावी हैं, कदम कदम पर देखा जा सकता है। जाति जनगणना की मांग से पहले के वाकये याद करें तो लगता है कि स्थिति बिल्कुल भी नहीं बदली है और ना ही जल्द बदलने वाली है। हाल के राज्य विधानसभा चुनावों में कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगभग सभी चुनावी रैलियों में जाति जनगणना की मांग रखते रहते हैं, लेकिन चुनाव हार जाने के बाद से वो सत्ता में आने पर जाति जनगणना कराने का वादा भी नहीं दोहरा रहे हैं। ना ही कांग्रेस कार्य समिति के प्रस्ताव का जिक्र ही कहीं सुनने को मिल रहा है। अगर 2015 के बिहार विधानसभा चुनावों को याद करें तो आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर विवाद याद होगा। तब बीजेपी की हार में आरक्षण को लेकर मोहन भागवत के बयान को महत्वपूर्ण माना गया था। नीतीश कुमार के पाला बदलकर एनडीए में जाने के बाद भी यही माना जा रहा है कि बीजेपी के प्रतिद्वंदी आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के MY समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मुस्लिम और यादव के वोट तो लालू परिवार के पास ही रहेंगे, लेकिन अब लवकुश समीकरण का फायदा बीजेपी को मिलेगा, ये भी तय माना जाना चाहिए। नीतीश कुमार की राजनीतिक ताकत लवकुश समीकरण में ही छिपी हुई है। ये नाम कोयरी कुर्मी वोट बैंक को मिला है। नीतीश कुमार खुद कुर्मी समुदाय के नेता हैं और कुशवाहा नेताओं को मिलाकर वो अपनी राजनीति चलाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा और RCP सिंह जैसे नेता भी इसी समीकरण की राजनीति करते रहे। सम्राट चौधरी भी नीतीश के लवकुश समीकरण के ही नेता हैं। सम्राट चौधरी कुशवाहा हैं, यानी OBC कैटेगरी के नेता हैं। ऐसे में वो नीतीश कुमार वाली राजनीति के खांचे में भी फिट बैठते हैं। सम्राट चौधरी को बीजेपी की कमान सौंपते वक्त भी आला कमान के दिमाग में ऐसी बातें निश्चित तौर पर रही होंगी। जरूरी नहीं है कि तब ये समझा गया हो। आगे चलकर नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकार पर भी दावा जताया जा सकता है। बीजेपी की तरफ से सम्राट चौधरी की पोजीशनिंग भी काफी सोच समझकर हुई है। सम्राट चौधरी के साथ साथ विजय सिन्हा को भी डिप्टी सीएम बनाकर नीतीश कुमार के अगल बगल बिठाकर बीजेपी ने बिहार के जाति समीकरण साधने की भी कोशिश की है। हो सकता है आगे चलकर जाति जनगणना का भी नीतीश कुमार के नाम पर क्रेडिट लेने की बीजेपी की कोशिश हो। ऐसा ना भी हो तो बीजेपी ने यह इंतजाम तो कर ही लिया है कि जातीय राजनीति के मामले में अब कोई उसे निशाना नहीं बना सकेगा। बिहार में सम्राट चौधरी को बीजेपी ने उसी जगह बिठाया है जहां महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रह चुके देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाकर।
मानकर चलना चाहिए। बिहार सरकार में सम्राट चौधरी का भी दखल देवेंद्र फडणवीस जितना ही होगा, क्योंकि नीतीश कुमार भी अब बीजेपी के लिए एकनाथ शिंदे जितने ही काम के रह गए हैं। और सिर्फ नीतीश कुमार ही क्यों, सम्राट चौधरी तो सुशील मोदी जैसे खूंटा गाड़कर बैठे बीजेपी नेताओं के भी विकल्प हैं। ये भी खबर आई है कि नीतीश कुमार फिर से सुशील मोदी को एक डिप्टी सीएम बनाना चाहते थे, लेकिन उनका ये प्रस्ताव बीजेपी नेतृत्व ने नामंजूर कर दिया। मोदी शाह की बीजेपी में सुशील मोदी पहले जैसी अपनी पोजीशन कायम नहीं रख सके। 2020 के चुनावी नतीजे आने के बाद से ही उनको नीतीश कुमार से दूर कर दिया था। दूरी बनाए रखने के लिए ही उन्हें बिहार से हटाकर राज्यसभा भेज दिया था। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार की कामयाबी के पीछे कई फैक्टर हैं। उनकी अपनी काबिलियत तो है ही, राज्य के राजनीतिक हालात भी ऐसे हैं कि नीतीश कुमार को पूरा फायदा मिला है और वो फायदा उठाना भी जानते हैं। मौका तो सभी के पास होता है, बिहार में भी है, लेकिन नीतीश कुमार ने मौके का फायदा उठाया तो ये उनका अपना हुनर भी है। बिहार में नीतीश कुमार की एंट्री भी ऐसे मौके से हुई जब लालू यादव को कानूनी वजहों से जेल जाना पड़ा था। राबड़ी देवी ने भी सरकार चलाई, लेकिन वो लालू यादव की तरह नीतीश कुमार को चैलेंज करने की स्थिति में नहीं थी और नीतीश कुमार एक बार कुर्सी पर काबिज हुए तो जैसे तैसे बने रहे। नीतीश कुमार के मुकाबले लालू यादव ने बेटे तेजस्वी यादव को काफी हद तक खड़ा भी कर दिया है, लेकिन बीजेपी अब तक खाक ही छानती रही। बिहार का प्रभारी रहते हुए भूपेंद्र यादव ने अलग अलग तरीके से लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों को ही कमजोर करने के हर संभव प्रयास किए, लेकिन बीजेपी की तरफ से नीतीश कुमार के कद का कोई नेता नहीं खड़ा कर सके। नित्यानंद राय जैसे नेताओं को भी आजमाया गया और दिल्ली से सैयद शाहनवाज हुसैन को भी भेजकर कुछ कोशिशें हुई। कहने को तो बिहार में गिरिराज सिंह जैसे नेता भी बीजेपी के पास हैं, लेकिन उनकी काबिलियत पर भी बीजेपी को उतना यकीन है जितना कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं पर। तभी तो मोहन यादव और बिहार में सम्राट चौधरी को ही कुर्सी मिल पाती है।